गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम बीच बीच में करंट अफेयर्स के भी वीडियो लाते रहेंगे। कुछ लोगों के मैसेज भी आए थे कि सर फरवरी की करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ डाल दीजिए। तो आज हम फरवरी की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर से सीरीज वही कंटिन्यू रहेगी। उसमें अभी 2-3 पोर्शन शेष हैं, उनको कंप्लीट करना है। मैं ये मानता हूँ अभी इंडिया में अगर 1 जनवरी से लेकर अब तक सारे पेपर आप कहीं से कलेक्ट करो, मैंने 4-5 पेपर्स को डाउनलोड करके देखा है, जितने हुए हैं अलग अलग स्टेट में पेपर हो रहे हैं, इंडिया लेवल पे हो रहे हैं। तो जो करंट पूछी जा रही है वो करंट वो नहीं पूछी जाती है, सिर्फ वो नहीं पूछी जाती है, बेटर टू से, जो आप एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ते हैं, बल्कि जो इंसिडेंट अगर करती है, न्यूज ऑन AIR है, PIB है, इनके थ्रू जो बातें आपको पहुंचाई जाती हैं एज एन इन्फॉर्मेशन, उससे जो चीज़ें क्रिएट होती हैं। और कभी कभी क्या बहुधा ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सोच लेते हैं कि इससे ये क्वेश्चन बनता है, जबकि वो क्वेश्चन कई तलों पे बन सकता है, कई फॉर्मेट में बन सकता है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में बन सकता है, उससे रिलेट करके स्टैटिक फॉर्मेट में बन सकता है। वो करंट का क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपके पास थोड़ा भी समय है तो कोशिश करिए कि इन्फॉर्मेशन से अपनी नॉलेज को ग्रैस्प करिए, उसके बाद कोई भी MCQ आएगा आप कर ले जाएंगे। खैर, हम आगे कोशिश करेंगे कि MCQ, कोशिश क्या करेंगे, कन्फर्मली MCQ को भी रखेंगे। अदर जो आपके मंथ हैं, फरवरी से भी MCQ, जनवरी से भी वो रहेंगे। लेकिन अभी जो अप्रोच मेरी है उसको देखिएगा, ये शुरुआत के 10 दिन की करंट है फरवरी की। पहली न्यूज है, साइंटिस्ट एट इंडियाज रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड ए न्यू इमेज करेक्शन एल्गोरिथम दैट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स इमेज यूज टू स्टडी अल्ट्रा कोल्ड एटम्स। अब इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई करंट का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहीं पे ये खबर मेंशन थी, ये नीचे मेरा अपना रिसर्च है, तो मुझे लगा कि इससे अगर वो स्टैटिक क्वेश्चन बनाते हैं तो एक यही हो सकता है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ, तो ये बेंगलोर में है। कब फाउंड किया गया, 1948 में, नोबेल पुरस्कार CV रमन के नाम पे। अब CV रमन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार उन्हें कब मिला। इसके अलावा जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इसरो के साथ कोलेबरेट कर रहा है टू डेवलप XPO सैट, इंडियाज फर्स्ट पोलीमेट्री मिशन। XPO SAT, India's first polymetry mission, XPO SAT, is developing by the ISRO with रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ISC बंगलौर, IIT रुड़की। क्वेश्चन क्रिएट हो गया, ये ऊपर बंगलौर बता ही दिया है। तो इस तरीके से वो इन्फो हमारे पास तक बहुत अलग स्तर पे एक नॉलेज के फॉर्मेट में अटैच होती है, और लोड कम रहता है और शार्पनेस बढ़ती है माइंड की, एज पर माई व्यू इज कंसर्न। खैर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। Iran has recently became yet another country to launch visa waiver program allowing Indian citizen visa free entry for up to 15 days। एक तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो जाता है। ईरान हैज आउटलाइन 4 की कंडीशन इंडियन टूरिस्ट मस्ट मीट टू विदाउट ए ट्रेडिशनल टूरिस्ट वीज़ा। अब इसमें ये हो सकता है कि कौन सी की कंडीशन एलिजिबल नहीं है, जो इसमें फॉलो नहीं है, जो ईरान ने आउटलाइन की है। पहले तो ओल्ड एंड ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए। अराइव इन ईरान बाई एयर ट्रांसपोर्टेशन, बाई रोड नहीं पहुंच सकते आप। स्टे फॉर टूरिज्म पर्पज ऑनली, टूरिज्म पर्पज से ही आए और कोई अलग उद्देश्य नहीं हो। जो 15 डेज है वीज़ा फ्री, पता चले जॉब करने के लिए जा रहे हैं। लिमिट विजिट टू 15 डेज वंस एवरी 6 मंथ्स, ये नहीं है कि आप 15 दिन के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। एक लिमिट विजिट जो है वो 15 दिन की ही है 6 महीने में। तो अभी आपने सुना भी होगा यूपी की तरफ से बहुत सारे एप्लीकेशंस ईरान में एज ए वर्कर काम करने के लिए अप्लाई। अब थोड़ा ईरान के बारे में देख लेते हैं कि ये वर्ल्ड मैप पे कैसे एग्जिस्ट करता है। कैस्पियन सी से ये इस तरफ अटैच करता है। अभी क्वेश्चन हाल में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया, हाल में लगभग 20 दिन पहले का है। ये आर्मेनिया जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसमें ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक कंट्री, और उसमें ऑप्शन दिया है ईरान, इराक, अजरबैजान और आर्मेनिया। अजरबैजान कैस्पियन सी से अटैच है, ईरान कैस्पियन सी से अटैच है, इराक इधर अटैच है। तो इस तरीके से केवल आर्मेनिया लैंड लॉक कंट्री है। खैर,
आपने देख लिया कि ईरान कहाँ है, पाकिस्तान फिर भारत। अगर यहाँ से बाई रोड जाओगे तो पाकिस्तान से होके पहुँचोगे, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान से होके पहुँचोगे, और अगर यहाँ से जाओगे तो सीधे पहुँच जाओगे। सागर से होके जाना पड़ेगा, इंडियन ओशियन से होके जाना पड़ेगा। अगली न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट हैज़ एक्सटेंडेड द सब्सिडाइज्ड शुगर स्कीम विच एम्स टू प्रोवाइड शुगर एट सब्सिडाइज्ड रेट्स टू अंत्योदय अन्ना योजना फैमिलीज अंटिल 31 मार्च 2026। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार ने जो शुगर स्कीम है AAY फैमिलीज को कब तक बढ़ा दी है, 2026 तक ईयर वाइज। ये पहला क्वेश्चन। अब ये स्टेटमेंट में बनेगा तो ये सब्सिडी कितनी दी जाती थी या कितनी दी जा रही है, 18.5 रुपये पर किलोग्राम पर मंथ ये मिल रही है। AAY फैमिली को 18.5 रुपये पर महीने मिल रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स, ये इसमें हिडन क्वेश्चन है, अगर ध्यान दें। मतलब सभी स्टेट्स में AAY फैमिली को नहीं मिल रही है सब्सिडी, तो वो कौन से स्टेट हैं जिनमें मिल रही है, जिनमें नहीं मिल रही है। तो हमने रिसर्च किया और पाया कि सिर्फ 25 स्टेट एंड यूटी को मिल रही है, और उन यूटी में इनमें मतलब 25 स्टेट एंड यूटी में 20 स्टेट हैं और 5 यूटी हैं। तो एक तो ये हो गया कितने स्टेट कितने यूटी को मिल रही है, 20 स्टेट 5 यूटी। कौन सी यूटी हैं जिनको नहीं मिल रही है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड। मिल नहीं रही है या उन्होंने मांगी नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स है, पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो मिलेगी कैसे। और जो स्टेट है वो 8 छूटेंगे, तो वो 8 कौन है, अरुणाचल है, असम है, बिहार है, कर्नाटका है, मणिपुर है, मेघालय है, उड़ीसा है, पंजाब है। तो यहाँ से लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया है। तो मैं ये तो नहीं मानता हूँ कि एज इट इज़ यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर डिफ़िकल्टी लेवल पे इसी में कोई बनाना चाहे तो बहुत ईजिली बना सकता है, एटलीस्ट पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के नंबर जान सकता है। और टोटल जो बजट है वो 1850 करोड़ है, और 15th फाइनेंस कमीशन 2021 से 2025-26। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, NK सिंह है। 16th फाइनेंस कमीशन के लिए रेगुलेशन शुरू हो गए हैं, मेंबर अपॉइंट हो गए, चेयरमैन का नाम भी फेमस हो गया, अरविंद पनगड़िया। तो इस तरीके से इस वाले हिस्से से इतनी बातें ईजिली हो गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, researchers at Stanford University discovered a new virus-like entity called obelisks. These obelisks have been found in large numbers within the human mouth and gut. Stanford, आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, obelisks have been in news. It is related to the what it is, satellite, virus, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वायरस है जो कि मुख से रिलेटेड है। Obelisks are microscopic entities that contain 1 or 2 genes and self-organize into rod-like shape. The newly discovered obelisks fall somewhere between viruses and viroids. They have a circular single-stranded RNA genome. अगर आप consider the following statement with respect to obelisks, तो circular single-stranded RNA genome, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। अदरवाइज नाम ही याद है तो भी आप गलत नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन बनेंगे, हम अगर केवल SSC JEE को ध्यान में रखें तो बहुत टिपिकल नहीं बनाएंगे कि स्टेटमेंट दे दें, वो एक सिंपल खबर से बेसिस पे बना देंगे। द असम गवर्नमेंट रिसेंटली टेबल्ड द असम पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, असम पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट। जो ये भर्तियों में पेपर लीक होता है, अनफेयर मीन से उसमें चीटिंग होती है, उसके लिए असम सरकार ने बिल पारित किया है, जिसमें इफ़ेक्टिव मेजर्स किए जाएंगे इन ऑफेंसेज को रोकने के लिए। उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक कि 10 साल की जेल और दूसरा 10 लाख रुपए का जुर्माना। 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना, ये असम में जो बिल पास हुआ है, जिसमें अनफेयर मेंस एग्ज़ाम वगैरह जो पब्लिक एग्ज़ाम होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उनमें ही ना हो सके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू बिल इन द लोक सभा एमिंग टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज इन लोकल बॉडीज ऑफ जम्मू कश्मीर। OBC को रिजर्वेशन दिया है केंद्र सरकार ने,
जम्मू कश्मीर की लोकल बॉडीज में जो चुनाव म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल पे होंगे। द प्रपोज लेजिस्लेशन सीक्स टू चेंज द इंश्योरिंग प्रेजेंटेशन फॉर ओबीसी इन दीज लोकल बॉडीज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार हुआ है 75 साल इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि 370 हटी है तो वहाँ चीज़ें सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएंगी। जो फीलिंग हमें यूपी एमपी बिहार में आती है वही फीलिंग वहाँ के लोगों के बीच में लाने का प्रोसीजर है ये, और होपफुली बहुत जल्द इसको स्टेट भी बनाया जाएगा यूटी से। जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, ये किस किस को अमेंड किया है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। जेके पंचायत राज एक्ट, जेके म्यूनिसिपल एक्ट, जेके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव अगर आप ऑप्शन में है तो बहुत अच्छा है, तीनों हो जाएंगे 89, 2000 और 2000। या इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज़ नॉट बीन अमेंडेड बाय द जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। इन तीनों को देख एक नीचे अलग से लगा दिया, कोई उसमें ईयर ऐड कर दिया, जेके पंचायती राज एक्ट 1996। अब व्यक्ति ये तो जान जाएगा कि इसमें से यही एक ऑप्शन होगा, या तो 1989 होगा या तो ये होगा, अगर पॉसिबली थोड़ी बहुत भी उसे विजडम होगी। अब उसमें कौन लगाएगा, पॉसिबिलिटी ठीक ठाक है गलत होने की। दीज अमेंडमेंट्स अलाइन विद द पार्ट, ये सारे चीज़ें 9 और 9th में आती हैं जहाँ तक पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की बात है। तो इस तरीके से इससे एक स्टैटिक पोर्शन भी बन सकता है कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी ये बिल जम्मू कश्मीर में आया है। रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज इन लोकल बॉडीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, JNK। होपफुली ये चीज़ क्लियर है। अगला है द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंसेज फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 फरवरी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे हिंदी में खतना बोलते हैं। द डे सीक्स टू रेज अवेयरनेस ऑन एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, FGM। ये अवेयरनेस है कि ये चीज़ बहुत गलत है, ह्यूमैनिटी के लेवल पे भी गलत है। 2012 में UN जनरल असेंबली ने एक टारगेट रखा था कि इस FGM को 2030 तक हटा देंगे, अलाइन टू द SDG। तो इसमें 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, और UN ने जो जनरल असेंबली ने इसको टारगेट किया है 2030 तक ख़त्म करने का। ये 2 चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। अगला है द नेम व्योमित्र। व्योम का मतलब स्पेस, मित्र का मतलब फ्रेंड। इज ए हाफ ह्यूमनाइड रोबोट वेइंग 40 किलोग्राम डेवलप्ड बाय इसरो। देखो इसको थोड़ा सा जो कुछ भी लिखा है इसका मतलब आपको हम एग्जैक्ट बता देते हैं, इसको आपको समझना है। ये एक वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है जिसका नाम है व्योममित्र। पहली चीज़, ये डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। ये स्पेस क्राफ्ट है और ये जाएगा 3rd क्वार्टर ऑफ 2024 में, जो कि गगनयान मिशन से पहले। गगनयान मिशन जाएगा आपका 2025 में, और ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है इंडिया का, जो 4th नेशन बनेगा रशिया, US और चाइना के बाद। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पूछा जा सकता है इंडियाज फर्स्ट वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट नेम्ड एज व्योममित्र, डेवलप्ड बाय इसरो, विल बी लॉन्च्ड 3rd क्वार्टर ऑफ 2024। इतनी चीज़ें आपको इससे रिलेट के याद करनी है। गगनयान मिशन विल कम इन 2025। हाउ मेनी नेशंस हैव डन दिस बिफोर? रशिया, US and China, and now India is the 4th one. So I hope this whole section is completed in simplified version of words. Let's move to the next information. American Space Agency NASA has discovered a super Earth planet dubbed TOI 715b that could potentially support life. NASA ने एक आपका प्लैनेट सर्च किया है जिसका नाम सुपर अर्थ है, और इसी को बोल रहे हैं TOI 715b। इसी का नाम है, जो इसमें नहीं मेंशन है, TIC 271971130। ये इसी का नाम है। तो इस जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने जैसे सर्च किया है, इसे यम ड्वार्फ स्टार भी बोलते हैं। ये M4 टाइप का है, यम ड्वार्फ स्टार। और ये एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो सर्च किया गया है, डिस्कवर किया गया है,
ये 137 लाइट ईयर अवे है फ्रॉम द अर्थ। 137 लाइट ईयर्स प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक होता है। और इसे जो सर्च किया गया है, इसमें टेलीस्कोप जो यूज हुआ है उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप। और जेम्स वेब टेलीस्कोप की खूबी होती है कि ये अवरक्त किरणों का अवलोकन करती है, यानी इंफ्रारेड रेज को ये रिकॉग्नाइज करती है। और ये सिर्फ नासा ने अकेले नहीं किया है, इसको 3 लोगों ने मिलकर किया है, नासा, कनाडा स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा, CSA और ESA ने मिलकर किया। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। और इसके अलावा जो ये मिशन है उसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसे टेस मिशन कहते हैं। तो टेस मिशन, जेम्स वेब टेलीस्कोप, नासा, CSA एंड ESA कंबाइंड सुपर अर्थ TOI-75B, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका जो ये सर्च हुई है, ये सर्च ये पाई गई है कि ये जो है इसमें रहने लायक क्षेत्र है। द प्लैनेट TOI-75 रिसाइड्स विद इन द स्टार्स कंजर्वेटिव हैबिटेबल जोन, मतलब रहने योग्य क्षेत्र में ये अपने तारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और वहाँ पानी की भी उपलब्धता है। द सुपर अर्थ इज अराउंड 1.5 टाइम्स एज वाइड एज अर्थ, ये पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है, इसीलिए इसका नाम सुपर अर्थ रख दिया है। तो एक ये पूरा फुल ऑर्बिट चक्कर कंप्लीट करता है जस्ट 19 डेज में, ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत मतलब 100% इससे क्वेश्चन बनना तय है, ये मान के चलिए। UPSC में तो बनेगा ही बनेगा, PCS में तो बनेगा ही बनेगा, और JEE में भी आ सकता है। जस्ट लाइक TOI-715B नेम्ड एज सुपर अर्थ, इट इज द साइज ऑफ दिस प्लैनेट इज 1.5 टाइम्स द अर्थ, 2 टाइम्स द अर्थ, 3 टाइम्स द अर्थ। There can be many type of MCQ, at least 5 to 6 MCQ that can be formed. Named super earth, named TOI-715B, agencies NASA only in option, जरूरी नहीं कि तीनों का दे दे। इन सपोर्ट कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो ऑर्बिट का चक्कर है वो दिन 19, जो टेलीस्कोप है जेम्स वेब टेलीस्कोप, उस जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेट करके कि इंफ्रारेड को रिकॉग्नाइज करता है, एक्सरे को रिकॉग्नाइज करता है। ये इतनी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट जो करंट अफेयर है वो है कि कोसोवो ने सर्बियन दिनार को अपने यहाँ बैन कर दिया। इससे कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत बवाल हुआ, वहाँ पे लोगों ने धरना दिया। तब कोसोवो ने, गवर्नमेंट ऑफ कोसोवो ने एग्जैक्टली डिफाइन किया कि मैंने जो बैन किया है दिनार, उसका पर्पज़ ये है कि बहुत सारी करेंसी जो इन हैंड करेंसी है वो बॉर्डर से सर्बिया टू कोसोवो, कोसोवो टू सर्बिया जा रही है और चीज़ें इलीगल बहुत हो रही हैं। इसलिए ट्रांजैक्शन आप करिए ऑनलाइन, लेकिन जो बाहर पैसा बैंक से निकलेगा वो आपका यूरो में ही निकलेगा, दिनार में नहीं निकलेगा। यूरो करेंसी कोसोवो की है। और कोसोवो और सर्बिया की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भारत पाकिस्तान है। वहाँ पर पूरे सर्बिया में जरा सा कोसोवो है, जरा सा। लेकिन इस जो कोसोवो का थॉट प्रोसेस है, जो वर्किंग प्रोसेस है, सर्बिया से डिफरेंट है। कोसोवो इज मच टाइप ऑफ इंडिया, आल्दो लेस एरिया इज कंजर्व देयर। तो यहाँ पे जो आपकी करेंसी है वो यूरो है, यहाँ पे जो करेंसी है वो दिनार है। एक तो ये मान लो कोसोवो हैज विच करेंसी, यूरो, दिनार, रुपी, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और कब अलग हुआ था? सर्बिया वाज फॉर्मली पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर ब्रेकिंग अप इनटू इंडिपेंडेंट कंट्री। सर्बिया पहले खुद पार्ट था यूगोस्लाविया का, फिर उसके बाद कोसोवो 2008 में अलग हुआ। ये अपने आप में एक कंट्री है। यहाँ एल्बेनियन मेजॉरिटी में है, उन्होंने विद्रोह किया था तब वो अलग हुए थे, तो कोसोवो सर्बिया से अलग था। तो इस तरीके से ये चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है अपने आप में बहुत। तो होपफुली, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि कोसोवो की राजधानी क्या है, तो बेलग्रेड है। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, कोसोवो की प्रिस्टिना है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। होपफुली नेक्स्ट वीडियो जब भी करंट का आएगा, चूँकि इसके बाद वो सीरीज कंटिन्यू करेंगे, तो
तो और क्वेश्चंस को शामिल करेंगे और एमसीक्यू को भी शामिल करेंगे। हम मानते हैं कि एमसीक्यू अपने आप में यूजफुल है, एक माइंडसेट बनता है, एमसीक्यू के नीचे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हम उन सब चीज़ों को समझते हैं और कोशिश भी करेंगे ऐसे एमसीक्यूज लाने की। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ये अप्रोच रहती है तो माइंड सेट बहुत बेहतर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।